नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सर एक बार फिर से आरसीसी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे राणा सांगा या उसी का ही दूसरा नाम है संग्राम सिंह। वो हमारा जो कल का वीडियो लास्ट वीडियो है उसमें उसका अंत हो गया था। अब बनेगा जो चित्तौड़ है उसका राणा बनेगा उदय सिंह। ठीक है जी, बात करते हैं उदय सिंह की। राणा उदय सिंह, ठीक है जी। राणा उदय सिंह की बात करते हैं तो सबसे पहले राणा उदय सिंह के बारे में बात करते हैं कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो कार्यकाल फटाफट आप भी बताओ। 1537 से कितना तक? 72 तक। 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक। ठीक है जी, इस बारे में आपको पता होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले इनकी पत्नियों की। किनकी बात करते हैं? पत्नियों की बात करते हैं। यानी एक पत्नी नहीं थी, इनके दो पत्नियां थी, उनके बारे में बात करते हैं। तो इनकी पहली पत्नी का क्या नाम है भैया, बताओ, बताते रहो। जयवंता बाई। क्या नाम है? जयवंता बाई। और दूसरी का क्या नाम है, फटाफट बताओ आप। हाँ जी, हाँ जी, धीरबाई या बटियाणी। धीरबाई बोल दो या बटियाणी बोल दो आप। तो इनकी पत्नी उदय सिंह की कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां थी। अब ये जो जयवंताबाई है ये कहाँ की पुत्री थी, यानी राजकुमारी, ये कहाँ की थी? अखेराज सोनगरा। कहाँ की, किसकी है? अखेराज सोनगरा की ये पुत्री थी। अखेराज सोनगरा कहाँ का है? पाली। अखेराज सोनगरा ये कहाँ का है भैया? पाली। ठीक है जी। तो ये अखिराज सोनगरा की पुत्री थी और अखिराज सोनगरा का कहाँ का था? पाली का था। दूसरी बात करते हैं कि ये धीरबाई या भटियाणी ये कहाँ की है, बताओ, फटाफट बताओ। लूणकरण भाटी की पुत्री है, जो कि कहाँ का है? जैसलमेर का। लूणकरण भाटी की पुत्री है, जो कि कहाँ का है? जैसलमेर का। ये तो आपको पता चल गई होगी। अब इसे भटियाणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लूणकरण भाटी की पुत्री होने के कारण इसे भटियाणी भी कहा गया। ये बात आपको पता चली होगी। अब बात करते हैं कि ये जो उदय सिंह है इनके कितने पुत्र हैं। ठीक है, उदय सिंह के कितने पुत्र हैं? उदय सिंह के भैया 5 पुत्र हैं। ठीक है, कितने पुत्र? 5 पुत्र। तो सबसे बड़े बड़े की बात करते हैं तो पहला है प्रताप, दूसरा जगमाल, तीसरा कान्हा, चौथा कला और पांचवा है शक्ति सिंह। तो कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। हाँ जी, ठीक है जी, ओके। तो इसके राणा उदय सिंह है, इनकी पत्नियों का नाम है जयवंताबाई और दूसरी है धीरबाई या इसे भटियाणी भी कहते हैं। और इनके जो पुत्र हैं वो कितने हैं? 5 है। प्रताप है, जगमाल है, कान्हा है, कला है और शक्ति सिंह है। यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी। अब देखो, ये जो धीरबाई है इसकी ये कहाँ की है? लूणकृष्ण भाटी की पुत्री है। और ये जयवंताबाई है अखिराज सोनगरा की जो पुत्री है, जो कि कहाँ का है? पाली का है। अब बात करते हैं आगे की। अब इनकी माता जी का बात करते हैं। इनकी माता का क्या नाम है, आपको पता है? कर्मावती। क्या नाम है इनकी माता जी का? कर्मावती नाम है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, ओके जी, ले लिया होगा तो बहुत
अच्छी अच्छी बातें मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको लिखा रहा हूँ, तो आप फटाफट अपनी नोटबुक लेके साथ में बैठो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो पाए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो यहाँ एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट आता है। ये जो उदय सिंह है इसने अधीनता स्वीकारी, अधीनता स्वीकारी, इसने अधीनता स्वीकार कर ली। भैया किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, फटाफट बताओ। शेरशाह सूरी की। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली उदय सिंह ने, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी बात पे एक ही हमारा जो इतिहासकार है जिनका नाम है गौरी शंकर ओझा, उसने बड़ी खतरनाक बात कह दी। और उसने क्या बात कही, उसने कहा कि उदय सिंह के लिए कहा कि यदि राणा सांगा और राणा प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास ही कुछ और होता। तो बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि जो मेवाड़ के जो राणा है इन्होंने किसी ने भी अधीनता नहीं स्वीकार की। सबसे पहले किसने स्वीकार कर ली, उदय सिंह ने स्वीकार कर ली। इससे पहले कौन था, इसी का पिता कौन था, राणा सांगा या संग्राम सिंह, और इन्हीं का पुत्र है प्रताप। तो इन दोनों ने ही क्या नहीं की, स्वीकार, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन उदय सिंह ने क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। इसी कारण क्या कहा, गौरी शंकर ओझा ने यह बात उदय सिंह के लिए कही, यदि राणा सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास ही कुछ और होता। तो मेरे ख्याल से बात बहुत बढ़िया कही है उन्होंने, तो मैं नोट करके लिख देता हूं, आप भी नोट करके लिख लेना। क्या कही, गौरी शंकर ओझा ने उदय सिंह के लिए कहा कि राणा सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास ही कुछ और होता। तो बहुत बड़ी बात कही भैया इसने, और देखा जाए रियल में तो बहुत अच्छी बात भी इसने कही। ठीक है, अब देखो आपको पता है, अब शेरशाह की इसने स्वीकार कर ली, तो शेरशाह ने खवास खां को चित्तौड़ दुर्ग का जिम्मेदारी दे दी। बात यहीं पे कर लेता हूं, नोट करके लिखनी है। शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ की जिम्मेदारी खवास खां को दी। भैया अब देखो आपको पता है उदय सिंह है, उसका तो क्या नहीं रहेगा, यहाँ पे अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसने क्या कर दिया, शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ की जिम्मेदारी या चित्तौड़ जो दुर्ग है, दुर्ग की जिम्मेदारी किसको दे दी, खवास खां को दे दी। ये बहुत बढ़िया बात है, और ये दोनों ही बात वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जी आगे की बात करते हैं, वो क्या बात है, देखो आप अब यहां पे क्या होता है वो देखना है। एक युद्ध होता है, ठीक है जी,
और वो युद्ध कब होता है? 1557 में। 1557 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है हरमाड़ा का युद्ध। अब हरमाड़ा का युद्ध का नाम लेते ही आपके दिमाग में आया होगा जयपुर वाला। हाँ, तो ये वही है। ये कहाँ पे है भैया? हरमाड़ा जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में है। ये बात आपको पता चल गई होगी। अब मैं बात करता हूं कि ये जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ। तो ये मध्य हुआ किस किस के मध्य? एक तरफ तो कौन होगा? हमारा उदय सिंह। उदय सिंह वर्संग किसके मध्य हुआ भैया? ये किसके मध्य हुआ? फटाफट बताओ। हाजी खां के मध्य। हाजी खां के मध्य हुआ। इसमें क्या होता है? उदय सिंह है उसकी क्या होती है? हार होती है। और ये जो हाजी खां है इसकी क्या होती है भाई? जीत होती है। ठीक है जी। अब मेरे को आप कमेंट के द्वारा बताओ कि हाजी खां का साथ किसने दिया? साथ दिया किसने? साथ दिया भैया, फटाफट बताओ आप, किसने साथ दिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने दिया? मालदेव राठौड़ ने इसका क्या दिया भैया? साथ दिया। ठीक है। इसी कारण क्या हो जाती है? हाजी खां की जीत हो जाती है। अब एक और बात बता देता हूं मैं, यहां पे नोट करके मैं बता देता हूं इस युद्ध का क्या कारण था। उस युद्ध का कारण देख लो आप। एक महिला है, उस महिला का नाम है रंगराय। एक महिला है जिसका नाम है रंगराय। याद रखना, रंगराय नामक महिला को लेकर ये युद्ध हुआ था। रंगराय नामक महिला को लेकर यह युद्ध हुआ था। ठीक है जी। अब ये युद्ध कारण क्या था इसका मैंने बताया। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि भैया ये जो उदय सिंह है इसके विरुद्ध मालदेव राठौड़ कैसे आया। साथ तो देना किसका चाहिए था? उदय सिंह का देना चाहिए, लेकिन ये इसके विपरीत कैसे आया? ये पूरी की पूरी मैं कहानी अभी आपको बता देता हूं ताकि आपको फ्यूचर टाइम में कभी भी हिस्ट्री न पढ़नी पड़े। ठीक है जी। तो एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से बात करते हैं कि इसने इसके विरुद्ध कैसे युद्ध किया, वो देखना आप, बहुत अच्छी सी बात होगी। इधर क्या है देखो, हमारा उदय सिंह जी, उदय सिंह इनके समकालीन है समकालीन कौन है भैया? मालदेव राठौड़। कौन है? मालदेव राठौड़ है। अब यहां से देखना आप, ये उदय सिंह है, इसके क्या है? एक मंत्री होता है। उदय सिंह का एक मंत्री है जिसका नाम है जेतर सिंह। ठीक है, इसका एक मंत्री है, मंत्री। उस मंत्री का क्या नाम है? जेतर सिंह। क्या नाम है? जेतर सिंह इसका नाम है। अब क्या होता है, ये जेतर सिंह है, देखो यहां पे मैं बताता हूं। जेतर सिंह नाराज होकर चला जाता है। नाराज होके चला जाता है। कहां चला जाता है भैया? नाराज होके ये कहां पे चला जाता है? बताओ फटाफट। हाँ जी, बताओ बताओ। ये मालदेव के पास चला जाता है। मालदेव के पास चला जाता है।
जाता है। अब जो मालदेव है इसके पास जागीर होती है, एक तो होती है खेरवाड़ा की, यानी 5 जागीर होती है इनके ऊपर। किसके पास? एक खेरवाड़ा की है और एक मेड़ता की है, मेड़ता, और एक है बीकानेर। ठीक है ना? खेरवाड़ा, मेड़ता, बीकानेर और मंडोर, ये इसके पास क्या होती है? जहागीर होती है, मंडोर। अब क्या करता है कि जब ये जेथर सिंह उदय सिंह से नाराज होकर कहां आ जाता है? मालदेव के पास आ जाता है। तो ये मालदेव है, ये क्या देता है? उसे खेरवाड़ा है उसकी जागीर दे देता है और प्लस मंत्री पद दे देता है। क्या देता है? जेतर सिंह को खेरवाड़ा व मंत्री पद दे दिया जाता है। किसके द्वारा दे दिया जाता है? मालदेव राठौड़ के द्वारा दे दिया जाता है। अब कहानी समझो आप, कहानी बड़ी इंटरेस्ट है। अब देखो, ये नाराज होके जेतर सिंह किसके पास चला गया? मालदेव के पास चला गया। मालदेव के पास जब यहां से नाराज कोई आदमी यहां जाएगा तो उसको राजी तो करना ही पड़ेगा। तो मालदेव ने क्या कर दिया? एक चालाकी खेल दी। उसने क्या कहा कि खेरवाड़ा है उसकी जागीर आप संभालो, ठीक है। दूसरा, उसे मंत्री पद भी दे दिया। तो जेतर सिंह भैया खुश हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल खुश हुआ। तो इसने क्या किया? जेतर सिंह ने अपनी बड़ी पुत्री, जिसका नाम है, ये जो जेतर सिंह है इसकी पुत्री होती है, पुत्री जिसका नाम है स्वरूप देवी। अब ये क्या हो जाती है? शादी के लायक हो जाती है। तो स्वरूप देवी है, उसकी बात, शादी की बात ये किससे करता है? मालदेव से करता है। तो कहता है, ये जेतर सिंह कहता है कि मेरे एक पुत्री है जिसको आप क्या कर लो, आपके साथ में शादी करना चाहता हूं उसकी। तो भैया दूसरे दिन ही कौन? मालदेव एकदम तैयार होके कहाँ चला जाता है? लड़की देखने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही ये जेतर सिंह के घर पे जाता है और तो लड़की पानी लेके, आपको पता है देखो आजकल जो सगाइयाँ होती है तो दुल्हन बनने वाली लड़की होती है वो थोड़ी पानी वानी लेके आती है, चाय लेके आती है ना, एक बार उसकी फैमिली में से ही कोई दूसरा लेके आता है। ये तो आपको भी पता है, देखो आपकी भी कईयों की हो रही होगी और बात चल रही होगी, ठीक है ना। हाँ, तो ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, एक बार नहीं होगी जब तक आप नौकरी नहीं लगेंगे, ध्यान रख लेना इस बात का। हाँ, ओके। तो देखो, पहली बात तो यहाँ से सीखनी है आपको। क्या बात सीखनी है? जैसे ही ये किसके पास चला गया? जेतर सिंह के घर पे जाता है। तो जेतर सिंह के घर में से वो लड़की स्वरूप देवी न आके उसकी छोटी बहन है जो वहाँ क्या लेके आती है? पानी लेके आती है। अब जो मालदेव है वो स्वरूप देवी उसी लड़की को समझ बैठता है और वह उसी लड़की से शादी करने की बात जेतर सिंह से कह देता है कि मैं तो इस लड़की से, हाँ ठीक है, ये लड़की मेरे जच गई और मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जेतर सिंह ने कहा कि भाई ये मेरी जो बड़ी छोटी बेटी है, मैं तुम्हारे साथ, मेरी बड़ी बेटी है स्वरूप देवी है, उसकी शादी करवाना चाहता हूँ, ये तो मेरी छोटी बेटी है, इसकी मैं नहीं करूँगा। तो उसने, मालदेव ने कहा कि चलो वो भी दिखा दो, मेरे को क्या दिक्कत है। जब स्वरूप देवी आई उसके सामने तो मालदेव ने उसको पसंद नहीं किया और जेतर सिंह को बोला कि मुझे तो तेरी स्वरूप देवी वो नहीं चाहिए, मुझे तो तेरी छोटी बेटी है उससे शादी करनी है। ये बात सुनते ही, अब भैया देखो आपको भी पता है नाराज तो होगा जेतर सिंह। तो जेतर सिंह क्या हो जाता है? मालदेव से नाराज हो जाता है और यह बात कहता है कि अब मेरी बेटी स्वरूप सिंह की, जो स्वरूप देवी है, उसकी शादी में तेरे से न करके मैं उदय सिंह से करूंगा। अब ये वापिस कहाँ पहुंच जाता है? जेतर सिंह उदय सिंह के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तू मेरी बेटी है, स्वरूप देवी है, उसकी शादी में तेरे से करना चाहता हूं। ये बात पता चलती है मालदेव को। तो मालदेव बोलता है, क्या बोलता है कि उदय सिंह तू ऐसा काम मत करना, स्वरूप देवी के साथ शादी मत करना। लेकिन उदय सिंह बोलता है कि भैया मैं तो करूंगा, जो तू चाहे कर ले। अब ऐसे कह के उदय सिंह की शादी किससे हो जाती है?
किससे हो जाती है भैया? स्वरूप देवी से शादी हो जाती है। इसी कारण से इसने हरमाड़ा के युद्ध में इसका साथ न देके किसका साथ दिया था? हाजी खां का साथ दिया था। बात आई समझ में आपको? तो एक बार आप फटाफट क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ले लिया होगा, बहुत अच्छी बात है जी। तो आई ना बात समझ में आपके ये कहानी? अरे आई या नहीं आई फटाफट बताओ, थंब का निशान करो फटाफट। बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, तो आप अकेले ही मजे मत लो इस वीडियो के, आप शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतने। आप यार, आपकी संख्या बल बहुत कम रहती है, तो इसको ज्यादा बढ़ाओ। आप ही बढ़ा सकते हो, आपको भी पता है। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं उदय सिंह की। उदय सिंह अब ये क्या करता है? निर्माण करवाता है। अब किस चीज का निर्माण करवाता है ये तो आपको भी पता है। ये उदय सागर झील का निर्माण करवाता है। किसका? उदय सागर झील का। और कब करवाता है भैया? 1559 में। उदय सागर झील का, उदय सागर झील का निर्माण करवाता है। ठीक है जी। अब ये उदय सागर झील है कहां पे? ये उदयपुर में। कहां पे है? उदयपुर में। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, ये उदयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं, इसने बसाया, यानी एक नगर बसाया। क्या बसाया? फटाफट बताओ, क्या बसाया और कब बसाया? 1559 में उदयपुर नगर। ठीक है जी, इसने क्या बसा दिया? उदयपुर नगर बसाया। और दूसरी बात यहां पे क्या कर लेते हैं कि इस व्यक्ति ने अकबर के विरुद्ध 2 व्यक्तियों को यहां अपने शरण दी थी। कितने व्यक्तियों को? 2 व्यक्तियों को। अकबर के विरुद्ध 2 व्यक्तियों को शरण दी। तो 2 व्यक्ति कौन कौन है फटाफट बताओ? 2 व्यक्तियों को शरण दी इसने। किसने दी? उदय सिंह ने दी। किसके विरुद्ध दी? अकबर के विरुद्ध दी। और वो कौन है? बाज बहादुर। पहला तो नाम क्या है? बाज बहादुर। ठीक है जी। और दूसरे का क्या नाम है बताओ? जयमल राठौड़। जयमल राठौड़। दूसरा कौन है? जयमल राठौड़, या इसी को ही आप क्या बोल देते हो? जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया। ठीक है जी। तो ये था, आपको बात समझ में आई होगी। और ये जो बाज बहादुर है ये कहां का है? मालवा का है। कहां का है जी भाई? मालवा का है। ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करता है ये, इसकी जो उदय सिंह है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक बार आप क्या करते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है जी, ले लिया होगा। ओके जी। अब देखो यहां से एक युद्ध और होता है, वो बताता हूं, फिर इसकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होता है कि 1567 में एक तारीख आती है, 1567 ईस्वी में क्या होता है? चित्तौड़ युद्ध। चित्तौड़ युद्ध क्या होता है? चित्तौड़ युद्ध होता है। अब इस चित्तौड़ युद्ध के बारे में बात करते हैं कि ये किन किन के मध्य होता है। ठीक है जी, तो एक बार आप मेरे को ये बताओ फटाफट, ये चित्तौड़ युद्ध है, अब ये किस किस के मध्य हुआ? फटाफट बताओ आप। ठीक है,
हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो किस किस के मध्य होता है भैया? अकबर और उदय सिंह के मध्य। इधर कौन है भैया? अकबर, और इधर कौन है? उदय सिंह। ठीक है जी बात। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बात बता देता हूं कि इस युद्ध में अकबर है उसकी क्या होती है भाई? जीत होती है। क्या होती है? जीत होती है। और इसने यहाँ पे अकबर में, अकबर है उसके ऊपर एक कलंक लगा हुआ है। क्या कलंक लगा हुआ है वो मैं बता देता हूं। इसने आदेश दे दिया। क्या आदेश दे दिया? चित्तौड़ को कत्ले आम कर देने का इसने आदेश दिया। आदेश दिया। चित्तौड़ को कत्ले आम करने का, कत्लेआम करने का इसने क्या कर दिया? आदेश दे दिया। और इसी आदेश की वजह से इसके ऊपर एक कलंक लगा हुआ है। अकबर पर कलंक लगा हुआ है। क्या कलंक लगा हुआ है? क्योंकि इसने जो आदेश दिया था उसमें निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। लगभग कितने व्यक्ति? 3000 व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति मारे गए। निर्दोष व्यक्ति जिनका कोई दोष ही नहीं था वो इसमें मारे गए। यह अकबर पे सबसे बड़ा एक कलंक लगा हुआ है। इसमें इसने एक बंदूक को काम में लिया था। उस बंदूक का नाम है, क्या नाम है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। संग्राम। बहुत बढ़िया, संग्राम। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। इसमें एक हाथी काम में लेता है ये। उस हाथी का क्या नाम है भैया? फटाफट बताओ आप, क्या नाम है उसका? बिल्कुल बढ़िया, हवाई। क्या नाम है? हवाई। हवाई किसका आती है? अकबर का आती है। तो ये तो छोटी सी बात थी किसके साथ में? चित्तौड़ के युद्ध में अकबर और उदय सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें इसके बारे में बात थी। अब बात करते हैं अकबर में इस युद्ध में जीत हुई और इसने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? चित्तौड़ को कत्ले आम करने का आदेश दिया। दूसरी बात, अकबर ने इस पे जो कलंक लगा था इस युद्ध में, वो कलंक क्या लगा था कि अकबर ने, अकबर के आदेश से 3000 व्यक्ति निर्दोष मारे गए। दूसरी बात है कि चित्तौड़ के युद्ध में अकबर ने जो बंदूक काम में ली थी उस बंदूक का क्या नाम है? बताओ, संग्राम। और जो हाथी काम में लिया था उस हाथी का नाम है हवाई। तो ये बातें तो पता चली। अब बात करूंगा उदय सिंह के बारे में। ठीक है जी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इसको साफ कर पाऊं। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब देखो जी, आपने ये देख लिया होगा इधर। अब उसके बारे में बात करते हैं, उदय सिंह के बारे में। ठीक है जी। अब देखो, बहुत बढ़िया। अब जो उदय सिंह है उसके बारे में बात करते हैं। अब जो उदय सिंह है इसने क्या की? चित्तौड़ की जिम्मेदारी। अब यहाँ पे उदय सिंह है ये हारता नजर आया तो इसने क्या किया कि इसकी जिम्मेदारी दे दी। यानी चित्तौड़ की जिम्मेदारी दे दी। किसको दे दी भैया? फटाफट बताओ। इसने दो व्यक्तियों को दी, जयमल और फत्ता को। जयमल और दूसरा व्यक्ति कौन था? फत्ता को सौंपी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, और जो उदय सिंह है ये कहां चला जाता है? स्वयं कहां चला जाता है? गोगुंदा चला जाता है। और ये खुद कहां चला जाता है? उदय सिंह
स्वयं गोगुंदा चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गोगुंदा चला जाता है। ठीक है, अब क्या बात होती है, ये तो चला गया। अब इनके सेनापति दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जयमल और फतेह। ये जयमल और फतेह क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं, यानी फतेह सिंसोदिया और जयमल राठौड़, ये दोनों ही लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जयमल व फतेह ये क्या है? दोनों ही सेनापति हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात तो आपको पता चली। ठीक है जी, अब क्या होता है? कहा जाता है, क्या कहा जाता है उस बात को आप समझो। ये कहा जाता है जब अकबर ने चित्तौड़ का घेराबंदी की थी तो कम से कम कितने महीने? 4-5 महीने तक क्या किया था? इस चित्तौड़ को घेर के रखा था। उस समय क्या होता है कि जो अकबर है उसकी संग्राम नाम की जो बंदूक है उसको कहाँ लग जाती है? जयमल के पाँव में लग जाती है। जैसे ही जयमल के पाँव में ये बंदूक लग जाती है तो वह अपने एक भतीजा होता है जिसका नाम है कल्ला, वह जयमल कल्ला को कहाँ बुलाता है? यहाँ अपने इस युद्ध को लड़ने के लिए बुलाता है। और इस युद्ध में क्या हो जाता है? जयमल, फतेह और कल्ला, जिसको बोलते हैं कल्ला राठौड़, इन ये तीनों ही क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब कल्ला आता है यहाँ पे चित्तौड़ में तो युद्ध में जयमल को कल्ला है ये अपने कहाँ पे? कंधों पे बिठा के युद्ध करता है और इतना भयंकर तरीके से युद्ध करते हैं कि अकबर की सेना में एक बार तो हाहाकार मच जाता है कि ये कौन आ गया। मतलब 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी इसे इसी कारण से जाना जाता है, क्योंकि पांव तो नीचे 2 ही थे लेकिन हाथ चारों हाथों से ये लड़ रहा था, इसलिए इसे 4 हाथों का देवता भी कहा जाता है। तो इस युद्ध में ये तीनों क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है जी, अब इसमें ही क्या होता है कि ये जो युद्ध होता है इसमें जयमल और फतेह है, ये वीर गति को प्राप्त होने के कारण इनकी दोनों की पत्नियां हैं जिनका नाम है, एक का नाम है फूल कंवर और दूसरी का नाम है गुलाब कंवर। देखो नाम बता देता हूं, एक का नाम है फूल कंवर और दूसरी का क्या नाम है? गुलाब कंवर। ये दोनों ही क्या कर लेती हैं? जोहर कर लेती हैं। जोहर कर लेती हैं। कब करती हैं ये? बताओ फटाफट, कब करती हैं ये जोहर? कब करती है? 1567-68 में, 1567-68 में। और यही जोहर मेवाड़ का तीसरा जोहर कहा जाता है। पहला जोहर कब हुआ था आपको पता है, तो मैंने पढ़ा भी दिया। कब हुआ? फटाफट आप कमेंट्स करो। 1303 में। किसने किया? रानी पद्मिनी ने किया। दूसरा जोहर मेवाड़ का कब हुआ? 1534 में। किसने किया? कर्मावती ने किया। और तीसरा जो जोहर है मेवाड़ का वो किसने किया? फूल कंवर और गुलाब कंवर ने किया। और ये कब हुआ? 1567-68 में हुआ। और ये किसकी पत्नियां है? जयमल और फतेह की ये पत्नियां है। जब वो वीर गति को प्राप्त हो गई तो इन दोनों ने क्या कर लिया? यहाँ पे जोहर कर लिया। ये यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब छोटी सी बात और है, उसके बारे में और बात करते हैं। तो ये युद्ध के बारे में मैंने बताया, आप जल्दी से इसका फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। और जो मैंने ओरली आपको जो बातें बताई है वो आप नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है जी, ओके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं आगे की। सब बच्चे बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। इस तरह से पढ़ते हो ना तो भैया मजा भी आता है, आपको भी मजा आता है, मेरे को भी मजा आता है इधर पढ़ाने में। लेकिन थोड़ी सी आप में एक कमी है, वो आप दूर नहीं कर रहे हो। बहुत पढ़ाई अच्छी कर रहे हो लेकिन आप इन वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। यार शेयर करो इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, अब बात करते हैं कल्ला जी या कल्ला राठौड़।
जो आए थे ना अभी अभी, कल्ला जी बोल दो या फिर आप बोल दो, कल्ला राठौड़। ठीक है जी, इनके बारे में दो चार बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। पहला तो बात करते हैं इनका उपनाम। उपनाम बोलो फटाफट, क्या नाम है इनका उपनाम? अभी अभी मैंने बताया भी था। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चार हाथों वाला देवता, क्या नाम है? चार हाथों वाला देवता। और उसकी इनकी जो छतरी है वो कहां बनी हुई है? छतरी कहां है भैया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। अब इसका जो प्रमुख स्थल है या मंदिर, प्रमुख स्थल या फिर बोल सकते हो आप मंदिर, तो ये कहां पे है भैया? बताओ फटाफट बताओ आप। हाँ जी, रनेला। रनेला कहां आता है? सिरोही में। कहां आता है? सिरोही में आता है। ठीक है, आप फटाफट एक बार क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, ले लिया होगा। अब देखो यहां पे दो चार बातें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको आपको बताना चाहूंगा। आपने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से क्वेश्चन बनता है भैया, मैं पहले बोल रहा हूं। अब देखना, यहां से बात करते हैं। जो जयमल और फतेह है, ये राठौड़, इनके बारे में अब देखो इन्होंने क्या किया था, इस युद्ध में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था। जब प्रदर्शन अच्छा किया तो अकबर के मन को ये भाए या नहीं भाए। इसी कारण अकबर ने क्या किया, जयमल और फतेह की जो गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ का मतलब होता है हाथियों के ऊपर बैठी हुई मूर्तियां, आगरा के किले के बाहर लगवा दी। बोलो, अब नोट करके लिख लेना। अकबर ने जयमल व फतेह की गदायुक्त, या फिर आप इसको बोल सकते हो गजारूढ़, गजारूढ़ मूर्तियां आगरे के दुर्ग के बाहर लगवाई। इतना प्रभावित हो गया था किनसे? जयमल और फतेह से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था। अब यहां पे मैं नोट करके एक बात और लिखा देता हूं, वो भी बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आगरा के किले में लगवाई, लेकिन आपको कोई पूछ ले कि राजस्थान में कौन से दुर्ग के बाहर जयमल और फतेह की गजारूढ़ जो मूर्तियां हैं वो लगाई गई है, तो कौन से दुर्ग के बाहर है? जूनागढ़ दुर्ग के बाहर। और जूनागढ़ दुर्ग कहां है? बीकानेर। ठीक है जी, अब बात करते हैं राजस्थान में कहां पे गजारूढ़ मूर्तियां, रूढ़ मूर्तियां जूनागढ़, जो कि कहां है? जूनागढ़, अभी अभी मैंने बताया जूनागढ़ दुर्ग कहां है? बीकानेर। बीकानेर के बाहर जयमल व फतेह की मूर्तियां लगाई गई। ठीक है, तो ये जूनागढ़ दुर्ग के बाहर लगाई गई।
तो यहाँ पे आपको मैंने बताया, ठीक है। और ये जो राजस्थान में लगाई गई है, तो ये कहाँ पे लगाई गई है? जूनागढ़ दुर्ग के बाहर। और ये लगाई किसने? ये देखो आप, ये राय सिंह ने लगवाई। किसने लगवाई? राय सिंह ने लगवाई। किसने लगवाई? राय सिंह ने लगवाई। और आगरा के किले के बाहर किसने लगवाई? अकबर ने लगवाई। अब एक और बात इंपॉर्टेंट आती है, वो बात दोबारा नोट करके ही मैं बता देता हूं। वो क्या बात है? जब आगरा के किले के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां जयमल और फतेह की लगवाई गई थी, तो अब मैं ये बात करता हूं कि आगरा के बाहर गजारूढ़ जो मूर्तियां जयमल और फतेह की लगाई गई थी, वो किसने तुड़वाई? तो वो किसने तुड़वाई भैया? औरंगजेब ने तुड़वा दी। ठीक है, जयमल व फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के दुर्ग के बाहर तुड़वाई। किसने तुड़वाई भैया? फटाफट बताओ। औरंगजेब ने तुड़वाई। किसने तुड़वाई? औरंगजेब ने तुड़वा दी। ये बात आपको पता चल गई होगी। अब फटाफट आप एक क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ताकि मैं एक दो बातें और बता दूं आपको। फटाफट दो। ठीक है जी, अब देखो 2-3 मिनट की और बात है, फिर फटाफट देखो। आप जितना पढ़ोगे ना भैया, आप पढ़ते हो तभी मेरे को मजा आता है, तभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो 2-3 बातें और हैं, आप फटाफट इनको भी नोट करते रहो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो उदय सिंह है, उनकी 2 पत्नियां बताई मैंने। उदय सिंह, इनकी 2 पत्नियां भैया, अभी भी मैंने बताई। कौन कौन सी पत्नियां? फटाफट बताओ आप, कौन कौन सी पत्नियां? एक तो धीरबाई, जिसे भटियाणी भी कहते हैं, धीरबाई, या इसे क्या क्या कहते हैं? भटियाणी। और दूसरी कौन सी पत्नी है इसकी? जयवंताबाई। जयवंताबाई। ठीक है जी। जो धीरबाई है, इसका पुत्र कौन है? इसका पुत्र है जगमाल। जगमाल, याद रखना आप, क्या नाम है? जगमाल। अब जगमाल क्या करता है? जो धीरबाई है, उसके कहने पे उदय सिंह ने उत्तराधिकारी किसको बना दिया? जगमाल को बना दिया। किसको बना दिया उत्तराधिकारी? जगमाल को बना दिया। उधर कौन है? जयवंताबाई। तो जयवंताबाई का पुत्र है, उसका नाम है प्रताप। क्या नाम है? प्रताप। और ये पुत्र है, और ये भी इसका क्या है जी? पुत्र है। ये बात आपको समझ में आ गई। इधर कौन है? अखेराज सोनगरा है, उसकी सहायता से, सैनिक सहायता से, ये किसकी पुत्री है? अखेराज सोनगरा, ये इसकी पुत्री है। अब अखेराज से प्रताप ने क्या ली भैया? सैनिक सहायता। सैनिक सहायता ली, और सैनिक सहायता लेके प्रताप ने जगमाल को गद्दी से हटा दिया। और कौन बन गया? प्रताप क्या बन गया? अब राणा बन गया। अब यहां से जो जगमाल है वो चला गया। चला गया कहां पे चला गया? फटाफट बताओ, कहां पे चला गया? अकबर की सेवा में चला गया। अकबर की सेवा में चला गया। कहां चला गया? अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने इसे उपहार दिया। किसको? जगमाल को उपहार में दिया। क्या दिया? जहांजपुर की जागीर। कौन सी दी? जहांजपुर की जागीर। क्या दिया? जहांजपुर की जागीर इसे दे दी, जो कि कहां है? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इसकी जो मृत्यु हो जाती है, किसकी? जगमाल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1583 में। 1583 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और वो मृत्यु कब होती है? दंताणी। कौन सा?
दंतानी के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। और दंतानी कहाँ है? सिरोही में है। जब दंतानी का युद्ध होता है तो इसमें किसकी, जगमाल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये विरुद्ध, ये किसके विरुद्ध दंतानी का युद्ध होता है? ये किसके विरुद्ध होता है भैया? सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध होता है। और सुल्तान देवड़ा है ये कहाँ का था? सिरोही का क्या था? ये राजा था। समझ गए मेरी बातें? तो यहाँ पे क्या हो जाती है? जगमाल की मृत्यु हो जाती है। जगमाल की मृत्यु किसके विरुद्ध होती है? जब वह अभियान पे जाता है, किसके? सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध अभियान पे जाता है, जो कि सिरोही का राजा है। तो वहां पे किसकी मृत्यु हो जाती है? जगमाल की मृत्यु हो जाती है। अब हमारा जो महान व्यक्ति बनता है कौन? राणा प्रताप। और वो अब क्या बनता है? राणा बन जाता है। इसकी पूरी की पूरी डिटेल हम करेंगे बात कल। तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं भी और भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊं। थैंक यू।